नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर, आपका संतोष हिंदी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं देख रहा था कि ऑफलाइन क्लास इसके पहले मैं दे रहा था, लेकिन देख रहा हूँ कि इधर कोविड-19 की वजह से सभी बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थियों फ़ोन करना शुरू कर दिए। इसी की वजह से सोचे कि चलो ऑनलाइन ही क्लास की सुविधा दे दिया जाए। और इस क्लास में आपका 9th-10th के हिंदी और संस्कृत के भी वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो डाला जाएगा। इसके बाद है आपका 11-12 के 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। और उससे जो VVI प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जहाँ से परीक्षा अधिक पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो है वो आपका उस सब तरह के जो भी वीडियो होगा से हम लोड कर दूंगा मैंने। इसके बाद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। और मेरे चैनल है संतोष हिंदी क्लासेस, उसका सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर भी करें। और पूरा हिंदी और संस्कृत के ग्रामर हो या बुक की बात हो, जो भी आपका हिंदी की अगर बात करते हैं तो गोधूली 10th में चलता है, और अगर संस्कृत की अगर बात करते हैं ट्यूशन। और 12th के आज जो वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12th के लिए, और व्याकरण का वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम है समास के बारे में। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज की जो क्लास है उसका नाम है समास के बारे में। इसको देखना है। इस समास से परीक्षा में 12th में लगभग 4 से 5 नंबर के सवाल पूछा जाता है, 10वां में भी पूछा जाता है। और जनरल कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो जितने भी जनरल कंपटीशन में अगर आप बिहार पुलिस की बात करें, अगर SSC-GD की बात करें, या अदर एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी से कुछ प्रश्न आता है, वहाँ भी 4 से 5 नंबर के इससे सवाल किया जाता है। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों कि इसमें समास से मैट्रिक हो चाहे 12th हो, यहाँ से 4 से 5 नंबर के सवाल पूछता है। हम वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। पक्का है कि 1 नंबर भी आपका इधर उधर नहीं होगा। 5 में 5 आप उठाइएगा अगर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिएगा तो। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, समास के बारे में आप जानते होंगे कि समास जो है 2 शब्दों से बना है। एक आपका है सम है और एक है आपका आस। एक है सम और एक है आस। सम का मतलब होता है संयोग, सम का मतलब होता है संयोग, और आस का मतलब होता है होना। आस का मतलब होता है होना, अर्थात जब 2 शब्दों का संयोग होता है, अर्थात जब 2 शब्दों का संयोग होता है वह समास कहलाता है। अर्थात जब 2 शब्दों का संयोग होता है, हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों को भी अगर पद हो जाता है वह भी समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ से परीक्षा में 10th हो चाहे 12th हो, 4 से 5 नंबर के सवाल यहाँ से किया जाता है। अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो 4-5 नंबर आपके हाथ में रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगेगा। वैसा कोई अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसमें बता रहे थे समास के बारे में कि समास है जो 2 शब्दों से बना है। जिस एक है सम और एक है आस। सम माने होता है संयोग, आस माने होता है होना। माने जब 2 शब्द जैसे कैसे क्या क्या होगा। अगर हम बोलते हैं राज कन्या, यहाँ पर भी 2 शब्द है, एक है देखिए राज और एक है कन्या। अगर हम बोलते हैं भूत बलि, तो यहाँ पर भी 2 शब्द है, एक है भूत और एक है बलि। अगर इधर हम बोलते हैं रसोई घर, रसोई घर, तो एक है रसोई और एक है घर। अगर इधर हम बोलते हैं राजपुत्र, तो एक है राज और एक है पुत्र, राजपुत्र। जहाँ की समास वही है जहाँ 2 शब्दों का संयोग होता है। और समास की परिभाषा यहीं से निकले, कहीं से लाने होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे देखिए, लेकिन इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं इसका देखिए मैंने क्या किस तरह से परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर आते हैं समास के मुख्य रूप से 6 भेद है, आप पढ़े होंगे। अव्ययी भाव समास, पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। दूसरा जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। देखते रहिएगा, तत्पुरुष समास। टोटल कंफ्यूजन दूरदम। आज से समास आपका 5 नंबर के पक्का। तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। चौथा जो समास है उसका नाम है द्विगु समास, द्विगु समास। और पांचवा जो ना समास है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और छठा जो समास है वो है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। प्यारे मित्रों, आप देखिएगा यही इस परीक्षा में यहाँ से यही 5-6 समास से यहाँ से अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। आपका हो गया व्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। और 2 और समास है उसको अलग से बताएंगे। उसका नाम है एक नए समास और एक समास जो है आपका उसका नाम है मध्यम पद लोपी समास। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आना, पहले ही सबसे परीक्षा में नहीं पूछता था, लेकिन जब से बिहार बोर्ड ने क्लास 12th में 100 नंबर की हिंदी का अनिवार्य किया गया है तब से देख रहे हैं कि वहाँ दोनों से सवाल आना शुरू हो गया। बहुत सारे सवाल, जैसे कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि खिचड़ी कौन समास है, छोटा छोटा वर्ड अगर उसमें बच्चे जो चीज़ को नहीं जानते हैं वो परीक्षा में मैंने कहने के मकसद है कि अचंभव हो जाते हैं कि अब इसका आंसर जवाब क्या दे। इसीलिए आप लोग देखते हैं एक नंबर इसलिए इसमें आप बने हुए रहिए वीडियो में। तो यही है आपका समास के बारे में। अब आते हैं देखते हैं अब यही भाव समास के बारे में। तो अब यही भाव में देखिए क्या होता है। अब यही भाव में होता है कि जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, ये आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। अव्यय के मतलब यहाँ प्यारे बच्चे आप जानिएगा, देखिएगा अव्यय है क्या। अव्यय के मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा शब्द जिसका कोई परिवर्तन ना हो। इसे अगर हम बोलते हैं कि राम धीरे धीरे दौड़ता है, इसमें जानते हैं धीरे धीरे जो है आपका अव्यय है, इसका परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि आप बोल दीजिएगा कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। इसलिए व्याकरण कहता है कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, इस पढ़ना आ जाए वही व्याकरण है। तो आप देखिएगा व्यय भाव में जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं तो आता है यथाशक्ति। देखिएगा व्ययी भाव समास के बारे में जिसका पहला पद जो है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई परिवर्तन होता नहीं है। जिसका पहला पद अव्यय है वही अव्ययी भाव। आप देखिएगा यथाशक्ति में यहाँ पहला पद अव्यय है। अगर इसी तरह से रहेगा यथासंभव, तो यहाँ पर देखिएगा कि यथासंभव में यहाँ पहला पद अव्यय है। अगर लिखते हैं प्रतिदिन, तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रतिदिन में आपका यहाँ जो प्रति जो है आपका अव्यय और उपसर्ग दोनों भी है। तो जहाँ देखिएगा पहला पद अगर अव्यय रहे तो वह जो होता है अव्ययी भाव समास। इसको हम कह सकते हैं कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की कुछ शर्त है, कुछ नियम है। जैसे देखिए अव्ययी भाव समास के पहला नियम है कि अगर एक ही शब्द के द्वारा पुनरुक्ति हो, एक ही शब्द की अगर द्वारा पुनरुक्ति हो तो वह जो समास होता है अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, अगर एक ही शब्द के द्वारा पुनरुक्ति हो तो वह जो समास होता है अव्ययी भाव समास। जैसे देखिएगा एक ही शब्द जो बार बार, जैसे दिनों दिन, तो ये वो आपका पहले से दिनों था, एक लास्ट में दिन आया तो हो गया दिनों दिन हो गया। अगर बोलते हैं हाथों हाथ, तो ये देखिए पहले से हाथ था वो फिर बाद में आया, एक ही शब्द दोबारा आया, ये भी अव्ययी भाव समास है। अगर हम बोलते हैं अगर हम बोलते हैं धीरे धीरे है न, धीरे धीरे, तो एक शब्द पहले से धीरे है फिर बाद में धीरे है, तो ये हो गया आपका धीरे धीरे। अगर आप बोलते हैं है न, इस तरह से हाथों हाथ हो गया। अगर हम बोलते हैं रातों रात, रातों रात, तो जहाँ एक ही शब्द के अगर दोबारा पुनरुक्ति होता है तो वह भी अव्ययी भाव समास होगा, सॉरी अव्ययी भाव समास होगा। और अगर देखते हैं अगला नियम, अगर इसमें अव्ययी भाव समास के अगला नियम होगा कि जिसमें अगर उपसर्ग मिला हुआ रहे, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ, संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, तो जहाँ आपका उपसर्ग मिला हुआ रहे तो वह होगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे अगर रहेगा प्रतिदिन रह जाएगा है न, प्रति देखिए इसमें उपसर्ग है,
अत्याचार रह जाएगा। अत्या में देखिए यति उपसर्ग है, यथा आपका रह जाएगा। अत्याचार के बाद अभिमान रह जाएगा। तो जहाँ उपसर्ग रहे है न, तो ये भी होगा आपका अव्ययी भाव समास, ये भी होगा आपका अव्ययी भाव समास, समझे, ये भी होगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला करा है कि जिन शब्दों में, याद रखेगा, जिन शब्दों में बे रहे, भर रहे, मनो रहे, अगर ये सब भी लगा हुआ रहता है तो ये सब भी होता है अव्ययी भाव। जैसे बे से कुछ भी रहे, बेफायदा है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, बेफायदा हुआ, बेफायदा रहे, मनोकामना हुआ, मनोकामना रहे, बेलाग रहे, अभर से मने भरपेट हो रहे, ये सब जितना भी शब्द हो ये सभी आपका अव्ययी भाव समास होगा, ये सभी आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो यही है अव्ययी भाव समास। से यहाँ से देखिए परीक्षा में सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल आता है कि हाथों हाथ कौन समास है, यहाँ से सवाल आता है कि भरपेट कौन समास है। और अगर देखिए सीधा सीधा आप दिमाग में बैठेगा कि जिन शब्दों में यथा लग जाए, जिन शब्दों में यथा आ जाए, तो यह जो समास होगा अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों में यथा आ जाए, यह जो समास होगा अव्ययी भाव समास है न। इसमें आप देखिएगा यथा से कुछ भी रहे आपका, यथा शक्ति, यथा संभव, यथा, ये सब जो भी शब्द रहे आपका अव्ययी भाव समास होगा, और जिसमें उपसर्ग रहे। इसके बाद आते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कहता है कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम के मतलब हुआ न कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद, उत्तर पद होता है कि अंतिम, जिसमें अंतिम पद का महत्व विशेष हो। अगर प्यारे बच्चे आप जानते होंगे, अगर हम बोलते हैं रसोई घर, तो रसोई घर में देखिए अंतिम पद का इसमें प्रधान होगा, अंतिम पद का प्रभाव ज़्यादा है। जैसे आपको अगर भूख की समस्या हो तो पहले हम घर जाते हैं, बाद में रसोई के पास पहुंचते हैं, तो पहले घर बाद में रसोई, तो अंतिम पद का महत्व इसमें ज़्यादा है। अगर हम बोलते हैं राजकन्या, राजकन्या, तो इसमें अगर हम देखते हैं राजकन्या में, तो कहीं का अगर सड़क पर कोई कन्या होने के देखते हैं तो पहले पता चलता है कन्या है, और फिर बाद में पता चलता है कि कन्या है तो राजा की कन्या है। अगर हम बोलते हैं माखन चोर, अगर अगला हम बोलते हैं माखन चोर, तो इसमें देखेंगे करा है चोर है, लेकिन पहले पता चलता है। तो ये जो बता रहे थे तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा तो इसमें बता रहे थे कि जिसमें अंतिम पद का महत्व विशेष हो। यहाँ से देखिए बहुत सारे सवाल को पूछे जाते हैं, आप वीडियो में बने हुए रहिएगा। और यहाँ ये तत्पुरुष समास से भी बहुत सवाल किए जाते हैं। अगर और इससे भी देखिए सबसे ज़्यादा अगर परीक्षा में अगर सवाल ये अव्ययी भाव के फिर सेम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से सवाल देखिए आता है हाथों हाथ कौन समास है, प्रतिदिन कौन समास है, यथाशक्ति कौन समास है, ये सब जो है हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ बे से है कि है न, बे से आपको बता रहे थे कि बेफायदा कौन समास है, बेवफा कौन समास है, मनोकामना, ये सब से परीक्षा में बहुत सवाल किया जाता है। आप वीडियो में बने हुए रहिएगा, बहुत 4 से 5 नंबर के पूरे समास से आपका सवाल रहेगा समझे, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें बता रहे थे तत्पुरुष समास थे, तो जिसके में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम मतलब उत्तर पद होता है, उत्तर पद का मतलब होता है कि जिसमें अंतिम पद का महत्व विशेष हो। जैसे अगर किसी को भूख लगा हुआ रहे तो पहले वो घर जाते हैं, और घर जाने के बाद में पहले घर के बाद वो रसोई पहुँचते हैं। अगर किसी कन्या, अगर सड़क पर अगर मान लीजिए कोई कन्या को देखते पता चलता है पहले कन्या, बाद में अंतिम ही पहला पद आता है, तो अंतिम पद का प्रभाव इसमें ज़्यादा है। अगर माखन चोर अगर कहते देखिए बहुत बार हमेशा सवाल इससे परीक्षा में आते रहता है, माखन चोर जो है रसोई घर है, बहुत ही सब सवाल आते रहता है। तो माखन चोर है तो चोर मैंने चोर है, लेकिन माखन को चुराने वाला है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि यहाँ से भी बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। आपको पता है तत्पुरुष समास जो है कारक के आधार पर चलता है। कारक में आप पढ़े होंगे कि अगर ऐसे रहे कारक चिन्ह रहे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान कोया के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पै पर,
कहने के मकसद है, बस तत्पुरुष समास बिल्कुल आसान है। कहने के मकसद है कि जिसका अंतिम पद, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, अंतिम पद का प्रभाव अधिक हो और पहला पद का प्रभाव ना के बराबर हो, है ना। तो वही है जो जैसे यहाँ बोल रहे हैं माखन चोर, अगर हम बोलते हैं चिड़ी मार, तो चिड़ी मार अगर बोलते हैं इसमें तो कहते हैं कि मार, लेकिन मारते हैं किसको, तो चिड़ियों को मारने वाले को। अगर हम बोलते हैं गंगा जल, तो अगर इस तरह से अगर बोलते हैं गंगा जल तो कह रहा है कि जल है लेकिन कहाँ का जल है, तो गंगा का जल है ना। अगर हम बोलते हैं राजपुत्र, अगर बोलते हैं तो कह रहा है पुत्र है लेकिन किसका पुत्र है, तो राजा का पुत्र है। अगर हम बोलते हैं राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, कह रहा है पति है लेकिन किसका पति है, तो राष्ट्र का पति है। तो अंतिम पद का महत्व इसमें विशेष है। और इसमें जो बता रहे थे कि यह जो समास है कारक के अनुसार चलता है। अगर जिसके कह सकते हैं कि जिसके प्रथम पद में कर्म कारक चिन्ह लगा हुआ रहते हैं, द्वितीय विभक्ति लगा हुआ रहे, तो वो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, और ये वाला नहीं होगा, को से शुरू होता है। अगला जो आपका है इसमें आप देखना होगा, कर्मधारय से भी बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। कर्मधारय में है ये जिसमें विशेष और विशेषण हो, जिसमें विशेष और विशेषण हो, और यह कर्मधारय समास होगा। जिसमें विशेष और विशेषण हो तो यह कर्मधारय समास होगा। अब इसमें क्या, दोनों का अर्थ जो है अपने आप से संबंधित हो, विशेष और विशेषण एक तीसरे से संबंधित ना हो। अगर तीसरे से संबंधित अगर हो जाता है तो यह समास बहुब्रीहि हो जाएगा। जिसमें विशेष और विशेषण हो, अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर लिखते हैं चंचल बालक, तो चंचल बालक, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बालक है जो विशेष है, चंचल है जो विशेषण है, तो चंचल है बालक, इसका विग्रह होता है चंचल है बालक। ये देखिए आपका कर्मधारय समास है। अगर हम बोलते हैं महानदी, तो इसमें देखना है नदी है लेकिन है महान है, तो महा जो इसमें है विशेषण है और आपका नदी जो है विशेष है। तो जिसमें विशेष और विशेषण हो, या कह सकते हैं जिसमें उपमा और उपमेय हो, उपमा और उपमेय हो। अगर हम बोलते हैं इसमें, जैसे बोलते हैं घन श्याम, तो घन श्याम अगर बोलते हैं तो कहता है कि घन के जैसा है श्याम। अगर हम बोलते हैं नरसिंह, तो नर के जैसा है सिंह। ये सब बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है कि घन श्याम, इसको तो हम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा। 10th हो 12th हो, समास से आपका 5 नंबर के सवाल आता है। तो आप देखिएगा कि अगर घन श्याम है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछे कि घन श्याम कौन सा। एक चीज पर देख लीजिएगा, अगर उतना कंफ्यूज होते रहते हैं तो महा से अगर जितना भी सर किसी बच्चा को लगता है कि सर हमको विशेष नहीं समझ में आया, विशेषण के नहीं समझ में आया, तो अगर महा रहे परीक्षा में, महा से कुछ भी रहे, जैसे महानदी हो, महात्मा हो, महाराजा हो, महादेव हो, महाभाषा हो, तो ये सब जितना भी शब्द होंगे सभी आपका कर्मधारय समास होगा। ये सब जितना भी होंगे सभी कर्मधारय समास होगा। जैसे अगर आ जाता है परीक्षा में महारानी कौन समास है, और सबसे ज़्यादा पूछता है महात्मा कौन समास है, तो महात्मा जो है आपका कर्मधारय समास है। अगर पूछ देता है काम पुरुष कौन समास है, काम में पुरुष जो है काम पुरुष के काम के समान है पुरुष, या पुरुष के समान काम जो बोलते हैं। एवं अगर पूछता है लौह पुरुष कौन समास है, लौह पुरुष जो है तो कहने के मकसद है कि लोहे के जैसा है पुरुष बने, ये भी कह सकते हैं, या पुरुष के समान, लोहे के समान है पुरुष बने। लौह पुरुष के नाम आप सुने होंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बहुत ही सब सवाल जो पूछ रहे हैं, घन श्याम हो, लौह पुरुष हो, काम पुरुष हो, महात्मा हो, ये सब परीक्षा में बहुत सवाल आता है समाज से। और प्रत्येक दिन इसी तरह से सभी ग्रामर के हो, बुक का हो, प्रतिदिन एक वीडियो मैंने लोड करूंगा। आप लोग खाली बस वीडियो में तक लास्ट तक बने। ये देखिए कुछ बच्चे में आदत होता है कि वीडियो में घूम देख लिया कि नहीं भाई 35 से 40 मिनट की वीडियो है, वो तुरंत हटाकर गाना वाना सुनना शुरू करते। ये सब नहीं होना चाहिए।
आपका भविष्य के बात है। अगर 5 नंबर अगर 2 नंबर भी अगर आपका परीक्षा में बढ़ता है तो समझिए 10-20 हज़ार विद्यार्थी से आप आगे हो जाते हैं। इसी फालतू चीज़ों को आप ना देखें और जो भी आपका पढ़ाई से संबंधित हो उसमें आप जरूर देखिए। इसको आप देखिए। 5 नंबर अगर आप परीक्षा में पाना चाहते हैं तो देखिए, दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और यहाँ से देखिए, लौह पुरुष, काम पुरुष, महात्मा, घनश्याम, ये सब जितने भी समास है सभी कर्मधारय समास। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको चैनल पर मैंने बता दीजिएगा। ऐसे तो मेरे हिसाब, मेरे जहाँ तक अनुभव है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल इस सब परीक्षा में बहुत आते रहता है। ये आपका कह सकते हैं कर्मधारय समास से। आइए अगला समास जो है द्विगु समास से है। द्विगु समास में देखिए क्या है। द्विगु समास कहता है कि वैसा शब्द जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, वैसा शब्द जिसका पूर्व पद, थोड़ा रुक जाए, एक मिनट थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। वैसा शब्द जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक का मतलब होता है कि गिनती की संख्या, वही द्विगु समास होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं दोपहर, तो दोपहर में देखिएगा यहाँ 2 जो है गिनती की संख्या है। अगर हम बोलते हैं चौराहा, तो यहाँ चौराहा में देखिए 4 जो है गिनती की संख्या है। अगर हम बोलते हैं पसेरी, तो पसेरी में आपका देखिएगा ये जो भी है गिनती की संख्या है। अगर बोलते हैं अठन्नी, तो ये सब जो है गिनती की संख्या है। सबसे ज्यादा देखिए अगर बोलते हैं नवरात्रि, परीक्षा में परीक्षा में 2 सवाल बहुत पूछता है, चौराहा कौन समास है और दोपहर कौन समास है। इसके बाद ये देखिए कि भी पूछता है नवरात्रि कौन समास है। पसेरी अठरी जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो वह आपको थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ आप देखिएगा द्विगु समास तक आज क्लियर आपको कर रहे हैं। द्विगु समास के बारे में समझ लीजिए कि द्विगु समास वह है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। जिसका पूर्व पद अगर संख्यावाचक हो तो वह द्विगु। जैसे आप देखिएगा दोपहर, तो दोपहर में अगर आपका देखिएगा यहाँ पूर्व पद जो है गिनती की संख्या है। अगर हम बोलते हैं अठन्नी, अठन्नी में देखिएगा कि पूर्व पद है जो 8 जो है गिनती की संख्या है। अगर हम बोलते हैं नवरात्रि, नवरात्रि में देखिएगा 9 जो है गिनती की संख्या है। अगर बोलते हैं पसेरी, पसेरी भी है इसी तरह से। अगर रहेगा चौराहा, रहेगा चौराहा होगा। चौराहा के बाद आपका अष्टगंध होगा। एक परीक्षा में देखिए अगर कोई बच्चे कुछ सवाल करके कुछ बच्चा सवाल करता है कि सर दशानन तो भी गिनती की संख्या, लेकिन दशानन द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि दशानन है लेकिन उसका तीसरा पद होता है। द्विगु समास वह होगा जिसका पूर्व पद गिनती की संख्या और तीसरा पद ना हो, तो वह जो है आपका द्विगु माने वह जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और तीसरा पद ना हो। ये अपने आप से मतलब रखे थे। आप परीक्षा में देखिए सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल आता है कि दोपहर कौन समास है, और एक आता है देखिए चौराहा कौन समास है, और एक है नवरात्रि कौन समास है। ये तीनों से बहुत ज्यादा सवाल आता है। और समास से अगर जहाँ तक बात करते हैं तो समास से टोटल 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अगर इसे 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा आपका। आप बाकी जो 2 समास है जो अगला वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा हो जा रहा है मैंने, तो अगला जो रहेगा आपका से 2 समास जो बच गया है, बहुब्रीहि, दवन और नय और मध्यम, जो 4 को बच गया है, वो अगला वीडियो में अगला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इसी आधार पर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास हो, अव्ययी भाव से भी बहुत सवाल आते हैं। तत्पुरुष हो, कर्मधारय हो, द्विगु हो, आप इसको देख लीजिएगा ना। बाकी जो आपका कहने के मकसद है कि व्याकरण के पैकेज की अगर बात हो या तो उसको लिंक पर शेयर कर दिया जाएगा। इसलिए इसके साथ आज के क्लास एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।